नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके में आप सभी का स्वागत है। एमपी जीके पर 100 प्रश्नों वाली सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले के 4 वीडियो आप इस चैनल जीके क्विज ट्रैकर में जाकर एमपी जीके टॉप ट्रेंडिंग नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही आज की हमारी वीडियो में पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी जोड़ा गया है और पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर कुछ नए प्रश्नों को भी जोड़ा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 1 अक्टूबर 2018, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 से आपको पता है कि एक नया जिला बना था जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी। तो ये जो निवाड़ी जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है, अर्थात निवाड़ी। दूसरा प्रश्न है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे? ठीक है, तो देखिए 1956 की अगर बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे कि 1956 की स्थिति थी उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी, ठीक है। 1972 में 2 नए जिले मध्य प्रदेश में जोड़े गए, उनमें से एक था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव, ठीक है, जो अब छत्तीसगढ़ में है। मई 1998 में क्या हुआ? ठीक है, मई 1998 में जो है 10 जिलों का गठन किया गया, 10 जिलों का गठन किया गया। आपको पता भी होगा कि एक BR दुबे समिति थी, उसकी सिफारिश पर मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। फिर सिंहदेव समिति थी, उसकी अनुशंसा थी 1998 में ही, ठीक है, तो जून 1998 में 6 नए जिले बनाए गए थे। इसी प्रकार क्या हुआ कि यहाँ तक देखिए कुल जिले होते हैं 3, 2, 5 और 6, 11 है ना, और 4, 1, 5 और 1, 6, 61 जिले, ठीक है। ये कब तक की स्थिति है? ये है मई जून 1998 तक की। तो यही 61 जिले थे। इन 61 जिलों में से आपको सभी को पता है कि ये जो है छत्तीसगढ़ बना। क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें से ये जो 16 जिले थे, ये जो 16 जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं? मध्य प्रदेश में बचते हैं 16 के बाद में 45 जिले, ठीक है। तो ये जो 45 जिले हैं इनमें फिर से होता है आगे 2003। कब? 2003 में 3 जिले, 2008 में 2 जिले, इसी प्रकार 2013, ठीक है, 2013 में आप सभी को पता है आगर जिला बनता है तो 1 जिला, और 1 अक्टूबर, इसको डेट सहित याद रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 1 अक्टूबर 2018 को 1 जिला बना निवाड़ी। किससे? टीकमगढ़ से। तो 3, 2, 5, 2, 7 और 45 ये है, तो कितने हो गए? टोटल 52 जिले। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लेटेस्ट संभाग शहडोल संभाग है, तो आप इतना याद रखेंगे। अब आपसे पूछे कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे, तो आप बताएंगे कितने हैं? 43, यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने थे, तो आप बताएंगे 45। इसी प्रकार आपसे कैसे भी पूछे आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? ये पूछे हुए प्रश्न है, मैंने अपना कोई भी प्रश्न इसमें नहीं रखा है अभी, तो ये सब पूछे गए हैं, इसलिए आपको पहले ही मैंने डेटा दे दिया है। 61 थे टोटल, 16 उधर चले गए, तो यहाँ पर कितने बचे? 45, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है क्या? ये मध्य प्रदेश। हमारा जो मध्य प्रदेश है ये आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। तो आप ये याद रखेंगे, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ कब स्थापित की गई थी? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है जबलपुर में है। जबलपुर में 1956 में ही बन चुका था, लेकिन इसकी 2 खंडपीठ भी हैं। कहाँ कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर। इन दोनों की स्थापना जो है 1968 में हुई थी। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी, यानी कि 1968। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगारी या विंध्यन कगार प्रदेश कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसे हम 3 रूप में करते हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, श्रेणी और पूर्वी पठार। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है उसे हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा घाटी है, मध्य भारत का पठार है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है
रीवा पन्ना के पठार को हम क्या कहते हैं? विंध्यन कगारी प्रदेश या विंध्यन कगारी क्षेत्र या स्कार्पलैंड। तो आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम भूभाग में से आता है। अगला प्रश्न है किरार घाटी किन दो राज्यों में विवाद का कारण है? तो देखिए जो किरार घाटी है इसका है क्या, ये जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ इन दो में ये विवाद का मुख्य कारण है। होता क्या है कि जैसे मध्य प्रदेश का आपने क्षेत्रफल कई पुस्तकों में देखा होगा कितना, ये ठीक है, यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ पुस्तकें लिखती हैं 30, 82 और 45 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है कुछ पुस्तकों में आपको ये लिखा दिखेगा, कुछ में ये लिखा दिखेगा। होता ये है कि किरार जो घाटी है उसको मध्य प्रदेश अगर इधर जोड़ लेता है तो इसका क्षेत्रफल इतना हो जाता है, बाकी को उसको हटा दे तो ये रह जाता है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये विवाद का कारण है। अगला प्रश्न है सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सरसों और शहद का जिला मुरैना को कहते हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सरसों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है। वास्तव में सरसों जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस रीजन में ही होती है। तो यह जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से इसे मध्य भारत के पठार के रूप में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य भारत का पठार जो सरसों की हांडी कहलाता है। 10वां प्रश्न है लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में ये है बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड। ये जो लाल पीली मिट्टी है ये बघेलखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है चूलगिरी राजपीपला पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से गुजरात की तरफ राजपीपला है, बीच में महादेव श्रेणी है और छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये जो है मेकाल पर्वत है। इन्हीं में से जो राजपीपला है, इस राजपीपला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? आप सभी जानते हैं कि ये जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये किस पर्वत पर है? ये महादेव श्रेणी में आती है। तो ये जो है ऑल ओवर सबसे ऊंची है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि राजपीपला जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है चूलगिरी। आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आती है। तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात बड़वानी, ठीक है। तो ये आती है बड़वानी जिले में। अगला प्रश्न है गोपांचल पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात ग्वालियर में, ठीक है। राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? चिल्पी श्रेणी ये बालाघाट में पाई जाती है, सोनसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है, संकोली श्रेणी जबलपुर में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो आप सभी जानते हैं कि तवा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और ये कहाँ जाती है? सीधे खंबात की खाड़ी में। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? आप सभी को याद रखना है, चाहे आपसे सोन नदी पूछे, चाहे आपसे नर्मदा नदी पूछे, चाहे आपसे जोहिला नदी पूछे, इन तीनों का राइट आंसर है बी, यानी कि सोन, नर्मदा और जोहिला ये तीनों ही नदियां मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती हैं और आप सभी जानते हैं कि अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। अगला प्रश्न है रजत जलप्रपात भारत के किस स्थान पर है? आपसे रजत जलप्रपात पूछा जा सकता है, बी फॉल पूछा जा सकता है, साथ ही डचेज फॉल पूछा जा सकता है, धूपगढ़ पूछा जा सकता है, पांडव गुफाएं, जटाशंकर महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़, ठीक है, हांडी खो, प्रियदर्शनी पॉइंट, इन सभी का जो राइट आंसर है ये है पचमढ़ी। क्या नाम है? पचमढ़ी। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है नर्मदा, ताप्ती और माही ये क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं कि नर्मदा, ताप्ती और माही ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, और ये सभी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और जाकर के कहाँ जाती हैं? सीधी खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और ... नदियों पर स्थित है। ये प्रश्न अभी तक शायद ही किसी एग्जाम में पूछा गया हो, अभी तक मुझे तो देखने को नहीं मिला है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने अपने स्तर से रखा है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी काफ़ी संभावना है। इसमें जो है चंबल, बनास और सीप 3 नदियां हैं
चंबल, बनास और सीप ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इस त्रिवेणी संगम को रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये किस जिले में है? ये श्योपुर जिले में होता है। ठीक है, तो ये श्योपुर और राजस्थान की सीमा पर श्योपुर जिले में ये संगम बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? जारवानी जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, पियावन जलप्रपात। आप सभी सोच रहे होंगे कि इनमें से अधिकांश को आपने नहीं सुना होगा। होता क्या है कि आजकल पेपरों का स्तर कुछ इसी प्रकार का बन गया है, तो मैंने भी उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कुछ प्रश्न ऐड किए हैं। तो ये जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, अर्थात पियावन जलप्रपात। ये आप सभी जानते हैं कि रीवा जिले में स्थित है। ये जो बीहड़ नदी है उस पर बना है। लेकिन जरवानी, पंचधारा, लक्ष्मण धारा, सहस्त्रधारा ये सभी जो जलप्रपात हैं ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आजकल डैम काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अंदर तक पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये सभी याद रखेंगे। सीता रेखा जो बांध है ये छिंदवाड़ा जिले में है, इसका राइट आंसर सही है। मड़ीखेड़ा बांध है ये भी शिवपुरी में है। आवदा जो डैम है ये मुरैना जिले में है, ये गलत है। नलसेसा बांध ये पिछली बार पूछा गया है, ये बालाघाट में है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। जो आवदा डैम है ये मुरैना में नहीं है, ये कहाँ पर है? श्योपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का 2022 से पहले सिर्फ एक स्थल भोजताल लैंड जो भोपाल का था उसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। आप सभी जानते हैं कि रामसर साइट में वह क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जो आर्द्र भूमियां कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है मध्य प्रदेश के 3 शहर 2022 3 स्थल 2022 में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? सांख्य सागर, यशवंत सागर और सिरपुर झील। तो ये जो सांख्य सागर है आपको याद रखना है, ये माधव नेशनल पार्क यानी कि शिवपुरी में स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यशवंत सागर की अगर हम बात करें तो ये यशवंत सागर जो है ये इंदौर में स्थित है, इंदौर जिले में आता है। इसी प्रकार जो सिरपुर सागर है या सिरपुर झील या तालाब जो ये भी इंदौर में स्थित है। तो इन तीनों को मध्य प्रदेश के ये 3 स्थल हैं, इन्हें 2022 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। आपसे एक प्रश्न है, ये आपको कमेंट में बताना है कि आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। 22वां प्रश्न है, ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है, इसके उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये जो ललित आपसे पूछा जा सकता है कि ललित किसकी प्रसिद्ध किस्म है, तो आप बताएंगे अमरूद, और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिला जो है यहाँ होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति झूम कृषि को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि झूम कृषि क्या होती है। तो जो भील है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति, ये झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो जो बेवर कृषि है ये कहते हैं बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, इसी प्रकार जो दाहिया है ये भी बैगा जनजाति के लोग झूम कृषि को ही कहते हैं। चिमाता जो कृषि है ये भील जनजाति, ठीक है, ये भील जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में क्या है? चिमाता कृषि झूम कृषि को कहते हैं। 24वां प्रश्न है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए, जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आम का वानस्पतिक नाम है या बॉटनिकल नेम है। इसी प्रकार पेपेबर सोमनीफेरम जो ये है अफीम का है। किसका? अफीम का। ये आपसे पूछा गया है इसलिए आप याद रखेंगे। और आइजा सेटिवा ये चावल जो होता है उसका बॉटनिकल नेम है। ग्लाइसिन मैक्स ये सोयाबीन, ठीक है, ये सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। 25वां प्रश्न है, जल अभिषेक अभियान कब शुरू किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश में जल के संरक्षण के लिए ये अभियान चलाया गया था, ये शुरू किया गया था बी अर्थात 2006 में। तो इसका राइट आंसर बी है, जिसे आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो PDF की मांग करते हैं, तो आज हम जितने भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं उन सभी की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें हम नीचे दे देंगे। ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चावल मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चावल इधर जो बालाघाट और ये क्षेत्र है यानी कि पूर्वी क्षेत्र उधर होता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? सी यानी कि पूर्वी भाग। आपसे उत्तरी भाग में पूछा जा सकता है, तो ये उत्तरी भाग में सरसों, ज्वार इत्यादि, ठीक है, गेहूं भी होता है। पश्चिमी भाग में गेहूं तो होता ही है, लेकिन ये कपास और सोयाबीन इसके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में गाय सामान्यतः पाई जाती हैं उनमें साहीवाल आती है, गिर गाय गुजरात से लगा हुआ है इसलिए ये भी आती है, थार पारकर ये भी गाय मिलती है, लेकिन ये जो मेहसाणा है ये मेहसाणा गाय का या गाय की प्रजाति नहीं है, ये भैंस की प्रजाति है। भैंस की प्रजातियों में मुर्रा आपने सुनी होगी हरियाणा से, ठीक है, भदावरी है, तो ये जो है भैंस की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, लंपी रोग मुख्य रूप से किस में पाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा है कि लंपी वायरस जो था ये काफ़ी हद तक पशुओं में प्रकोप था इसका, तो ये किस पशु में था? ये था गाय में, तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटी बैंक ये कहाँ स्थित है? तो जड़ी बूटी बैंक अगर आप पचमढ़ी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पनार पानी जो पचमढ़ी में है वहाँ पर जो है जड़ी बूटी बैंक स्थित है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में किस देश से चीते लाकर बसाए गए हैं? तो देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको एक एग्जाम में कंपलसरी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चीता पूरे ही एशिया में सिर्फ ईरान में मिलते हैं, बाकी दुनिया में अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, बाकी के कहीं नहीं मिलते, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और ये हमारे प्रदेश के एक नेशनल पार्क में है, तो आप सभी जानते हैं कूनो नेशनल पार्क, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है, कूनो नदी के किनारे है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो चीते हैं ये कहाँ से लाए गए हैं? ये लाए गए हैं नामीबिया से, ठीक है। नामीबिया आपको याद रखना है, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक से ही ये हवाई जहाज़ के द्वारा यहाँ पर आए थे, तो ग्वालियर आए, ग्वालियर से श्योपुर पहुँचे हैं ये चीते, तो आपको ये याद रखना है। इसकी राजधानी कभी भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है, यानी कि नामीबिया। आपने एक और पढ़ा होगा भूरसिंह द टाइगर, भूरसिंह द बारासिंगा, तो ये जो है ये शुभंकर है, किस नेशनल पार्क का है? आपको ये कमेंट में बताना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि कूनो नेशनल पार्क में एक शुभंकर इससे पहले जारी किया गया था जब ये चीते लाए गए थे तब, ठीक है। तो इसका नाम है चिंटू चीता, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये बादल भोई के नाम से ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीलों का कुंभ ये कहा जाता है सी अर्थात बेड़ेश्वर मेला को। बेड़ेश्वर मेला मध्य प्रदेश में नहीं लगता, ये राजस्थान में लगता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौल जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो जो कौल जनजाति है उसके पंचायत का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं सी अर्थात मुकद्दम, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है, यह किस वंश से संबंधित है? ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ये जो है गौड़ वंश की शासका थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अटल प्रगति पथ निम्न शहरों को जोड़ेगा। आपने अभी सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि अटल प्रगति पथ या अटल प्रोग्रेस वे या चंबल एक्सप्रेस वे, ठीक है, इन्हीं के नाम है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश शासन बनाने की बात कर रहा है, बनाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। तो ये जो है लगभग 400 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बनेगा। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए बनेगा? ये बनेगा राजस्थान के कोटा से यूपी में इटावा तक, ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसके किनारों से ये गुजरेगा। अगला प्रश्न है, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना ये कहाँ स्थित है? ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी अर्थात बुधनी। अब बुधनी किस जिले में है ये आपसे पूछा जा सकता है या आपको याद भी रखना है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र ये कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र था, जो किस जिले में था? बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 1953 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आप सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में रेणुकूट किसे कहते हैं? ये कहा जाता है बी अर्थात अमरकंटक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बॉक्साइट मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप सभी जानते हैं ये की गई थी जावरा रतलाम में। कब? 1934 में। तो इसका राइट आंसर सी है।
अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे बक्सवाहा के जंगल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ष 2021 में यहाँ हीरों के भंडार मिले थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सी है, यानी कि छतरपुर जिले में बक्सवाहा के जंगल हैं। अगला प्रश्न है, मनेरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि धार में कौन सा है, पीथमपुर है, भिंड में मालनपुर है, रायसेन में मंडीदीप है, उसी प्रकार मनेरी जो है ये मंडला में स्थित है। ठीक है, मनेरी औद्योगिक केंद्र मंडला में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे कम समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? ठीक है, तो देखिए गिरीश गौतम वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। पंडित कुंजीलाल दुबे ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे तेजलाल टेम्बरे। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो देखिए भोपाल गैस कांड कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को, और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, लेकिन राज्यपाल की बात करें तो ये KM चांडी थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है जबलपुर। राइट आंसर है ए। 45वां प्रश्न है, किस जिले में बायराइट्स खनिज पाया जाता है? तो ये बायराइट्स जो है ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये देवास में भी कुछ मिला है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है या किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसको कहा जाता है क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर यानी कि चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो शक्कर का कारखाना है ये स्थित है सी अर्थात बरलाई। बरलाई कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो आप अपने सोचने का जो स्तर है उसे भी बढ़ाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, आगा सोह यानी कि बीना की जो तेल शोधक रिफाइनरी है ये किस देश के सहयोग से बनी है? बीना तेल रिफाइनरी जो है किस जिले में है? तो आपको पता होगा ये सागर जिले में है। ये किस देश के सहयोग से बनी है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात ओमान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 ये किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में कौन सा है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करें NH-46 की, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जो ग्वालियर है यहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है बैतूल तक। ठीक है, बैतूल जो है ये यहाँ तक जाता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो आप याद रखेंगे ये इसकी जो लंबाई है ये 634 किलोमीटर है। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहरों से होकर गुजरता है। काफ़ी आजकल ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं, तो आप इसे याद जरूर रखेंगे। जैसे ग्वालियर से शिवपुरी जाता है, गुना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में भोपाल जाता है, होशंगाबाद जाता है और उसके बाद बैतूल जाता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के इंदौर से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, पेसा एक्ट इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए जो पेसा एक्ट है यहाँ पी से पंचायत है, उसके बाद में ये पी प्रोविजंस भी एक ही से जोड़ सकते हैं, ई से एक्सटेंशन है टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है, अगर आपको हिंदी में पूछा जाए तो आप बताएंगे पंचायत उपबंध, साथ में आप अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। क्या बताएंगे? पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए। आपको ऑप्शन में ये प्रोविजंस हो सकता है ना दे, तो आपको डायरेक्ट भी दे सकता है पूर्ण रूप में कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना जो है 1991 में कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 53वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में। राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी 2022 ये दूसरी बार फाइनल में गई थी टीम। पहली बार जब गई थी तो ये हार गई थी कर्नाटक से, ये 1998-99 की बात है।
उस समय जो मतलब मध्य प्रदेश टीम के कप्तान थे उनका नाम था चंद्रकांत पंडित। ठीक है, चंद्रकांत पंडित की कप्तानी में हमारी टीम उपविजेता रही थी। ठीक है, उपविजेता रही थी और ये प्रश्न पूछा गया है। तो सोच लीजिए कि इस बार जो है मध्य प्रदेश ने पहली बार, कौन सी बार, पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके जो कप्तान हैं ये इनका नाम था आदित्य श्रीवास्तव। इस समय जो मध्य प्रदेश के कोच थे इनका नाम था चंद्रकांत पंडित। ये वही चंद्रकांत पंडित हैं जिनके समय में ये टीम एक बार उप विजेता रही थी। इस समय ये जो है मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसने जो मध्य प्रदेश की टीम थी इसने किसको हरा के जीता है, तो इन्होंने हराई है मुंबई। किसको? मुंबई को फाइनल में हराया था। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात आदित्य श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है मधु यादव, इनका संबंध किस खेल से है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख हॉकी खिलाड़ी मधु यादव रही हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ वर्मा आपसे पूछे या फिर समीर वर्मा, दोनों का ही संबंध किससे है? बैडमिंटन के खेल से है। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण राजा महान सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये मौर्य सम्राट थे और जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है गुजरी महल ग्वालियर में किसने बनवाया था? तो गुजरी महल ये ग्वालियर के किले में है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है राजा मानसिंह तोमर, ठीक है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था और इन्होंने अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए इस महल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? ठीक है, तो शहडोल जिले में जो है कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं। 60वां प्रश्न है निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टंटैया भील को। ठीक है, इनका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं, इनकी जो मृत्यु है ये बुरहानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी जो है ये निमाड़ में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है लहंगी नृत्य ये किस जनजाति का नृत्य है? अगर आप राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र में देखेंगे तो आपको पाया जाएगा कि ये जो सहरिया जनजाति है इसके द्वारा प्रमुख ये लहंगी नृत्य किया जाता है। 64वां प्रश्न है बरसाती वार्ता लोकगीत ये कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? बरसाती वार्ता ये मध्य प्रदेश के मालवांचल में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये यहाँ प्रचलित है। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है? आपको पता होगा कि पद्मश्री पुरस्कार मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 में, जिनमें से अवध किशोर जाड़िया और राम सहाय पांडे, NP मिश्रा, अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, ये 5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन साहित्य की बात करें तो साहित्य में इन्हें दिया गया है, इनका नाम है अवध किशोर जाड़िया। ठीक है, रामसाय पांडे को किस क्षेत्र में दिया गया है? इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ फिर? ए, अर्थात अवध किशोर जाड़िया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो झांसी की रानी आप सभी ने सुनी होगी, ये कविता के रूप में है, त्रिधारा है, बिखरे मोती भी है, लेकिन जो उर्मिला है ये इनकी रचना नहीं है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है। संत सिंगाजी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जो संत सिंगाजी हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ था। अगला प्रश्न है नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, तो ऐसे जो कलाकार है उसका नाम है बाजिद खान। ठीक है, इनका संबंध है पेंटिंग से। अगला प्रश्न है पीर बुधान का मेला ये कहाँ लगता है? तो पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगता है, राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है नागाजी मेले का आयोजन
कहाँ होता है? तो जो नागाजी का मेला है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है, जिला है मुरैना, और मुरैना में है एक स्थान पोरसा जहाँ पर ये लगता है। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित होता है। 72वां प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में किसने श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण किया है? तो देखिए ये आपको डेट भी याद रखनी है, 11 अक्टूबर 2022 को किसने किया है ये याद रखना है, सी अर्थात नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की 3 महिलाएं, कितनी? 3 महिलाएं, जिनमें से एक है माया अहिरबार, जोधैया बाई बैगा और तीसरी है अलका श्रीवास्तव। तो इन 3 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है तानसेन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आप सभी जानते हैं कि तानसेन पुरस्कार ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 1980 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जीता था? देखिए आपको ये भी याद रखना है कि शांति के लिए ये जीता है, तो ये जीता था इन्होंने 2014 में, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ में। अगला प्रश्न है हाल ही में तानसेन सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट से संबंधित प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है नित्यानंद हल्दीपुर, ये महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये जो है इन्हें। अगला प्रश्न है जहाज महल ये कहाँ स्थित है? तो देखिए जो जहाज महल है, आपसे जहाज महल पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हिंडोला महल, असरफी महल या फिर बाज बहादुर या रूपमती का महल। तो ये सभी जो हैं धार जिले के मांडू में, ठीक है, धार जिले के मांडू में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। हालांकि इसमें धार जिला भी दिया गया है, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था, वैसे ही ऑप्शनों के साथ मैंने यहाँ रखा है, तो इसका राइट आंसर सी है। हालांकि धार भी इसका राइट आंसर है क्योंकि धार में ही मांडू आता है। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न है राजबाड़ा महल ये कहाँ पर स्थित है? देखिए होलकर राजाओं के समय में ये बना था और होलकरों का जो क्षेत्र था ये इंदौर, तो यहाँ पर ये राजबाड़ा महल है। अगला प्रश्न है पुरास्थल नर्मदा टोली ये कहाँ स्थित है? नर्मदा टोली ये नर्मदा नदी के किनारे खरगोन में स्थित है। कहाँ पर? खरगोन में। इसकी खोज जो है H.T. संकालिया के द्वारा की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है भिंड में अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो भिंड में अटेर का किला है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण राजा बदन सिंह भदौरिया के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है लाट की मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो लाट की जो मस्जिद है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सांदीपनी आश्रम ये कहाँ अवस्थित है? तो जो सांदीपनी आश्रम है ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम साथ में ही उनके प्रिय दोस्त सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो ये स्थल है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक 10 संभाग हैं। सबसे लेटेस्ट संभाग जो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे शहडोल 2008 में बना था, लेकिन साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि एक होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सलीम खान के बेटे ही हैं ये सलमान खान, ठीक है, साथ में ही लता मंगेशकर, इनमें क्या समानता है? आप सभी जानते हैं कि ये जो है इनका जन्म सभी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, तो इनमें ये समानता है। ये प्रश्न पूछा गया है सेम ऐसे ही, तो आप इसे याद रख सकेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डी यानी कि स्वरूपानंद सरस्वती महाराज। ये जो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हैं इनका निधन 2022 में ही हुआ है, तो इसलिए ये आपके करंट का क्वेश्चन है। हालांकि ये प्रश्न यहाँ तक पूछा गया है, यहाँ तक
यहाँ तक जो है ये पहले भी पूछा गया है और इसके बाद में इनका निधन हो गया है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट बार काउंसिल है, यानी कि जो वकीलों की काउंसिल होती है, उसका जो चेयरमैन है ये विवेक सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सागर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछा जा सकता है, लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है, तो इन दोनों का ही आंसर क्या होगा? ए, अर्थात इंदौर में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघ इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो इन्होंने 1930 में शोषित वर्ग संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहाँ देश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, तो देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनाने की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 से 10 जनवरी के बीच में ये जो है सम्मेलन हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य में ये जो है प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालाघाट के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये जीआई टैग मिला है, ये मिला है चिन्नौर चावल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा में कमी देखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा में कमी देखी जाती है, ये राइट है, ये भी कथन क्या है? सही है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थि कलश को रामेश्वर त्रिवेणी संगम में भी विसर्जित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, जो महात्मा गांधी जी थे उनकी अस्थियां 12 फरवरी 1948 को, मतलब एक ही दिन, इसी दिन देश के कई भागों में ये जो है विसर्जित की गई थी। उनमें से आप सभी जानते हैं कि एक तिलवारा घाट है मध्य प्रदेश में जो जबलपुर में है, और एक ये जो रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर जो है इनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो ये जो रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, ये देखिए आप याद रखेंगे, ये जो है चंबल नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? चंबल। चंबल में ये जो श्योपुर है, यहाँ पर इधर से आती है एक बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और इधर से आती है सीप नदी। कौन सी है? सीप नदी। तो यहाँ पर जो है ये बनता है कौन सा? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। ठीक है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम। तो जो ये है, ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि ये कौन सा संगम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन स्थल कुंतलपुर जिसे कुतवार कहते हैं वर्तमान में, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के मुरैना। ठीक है, किस जिले में है? मुरैना जिले में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध दंदरौआ धाम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, आजकल मंदिर काफ़ी अंदर तक पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न आगे आने की संभावना है, तो आप इन्हें याद करके चलेंगे। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, भिंड में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? देखिए, अगर पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हमने देखे हैं, उनमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंत्री भी पूछे गए हैं, वर्तमान मंत्री भी पूछे गए हैं, तो आप इन्हें याद करके चलेंगे। कुंवर शाह जो है, ये कुंवर विजय शाह, ये वन मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास वन मंत्रालय है। आप सभी जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी के पास गृह मंत्रालय है। जो जगदीश देवड़ा हैं, इनके पास क्या है? इनके पास है वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इनके पास क्या है? वित्त मंत्रालय है। तो आप ये याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भावना डेहरिया है प्रसिद्ध क्या?
भावना डेहरिया किस खेल से या किस कार्य से प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। भावना डेहरिया मध्य प्रदेश की हैं, पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2022 से पेसा एक्ट के नियम मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में लागू हुए हैं? देखिए, जो ये पेसा एक्ट है, आप सभी जानते हैं कि ये पेसा जो एक्ट है, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि इसका पेसा एक्ट मतलब इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, तो आप उससे समझ रहे होंगे। तो पेसा एक्ट की अगर हम बात करें तो ये आया था 1996 में। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इनने एक नियमावली जारी की है, कब? 15 नवंबर ठीक है 2022 को। 15 नवंबर जो है गौरव दिवस के रूप में मनाया है, तो राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, इन्हीं के द्वारा जो है ये नियमावली जारी की गई थी। तो ये जो है वास्तव में क्या है, ये आदिवासी जो बाहुल्य पंचायतें हैं, ठीक है, आदिवासी बाहुल्य जो पंचायतें हैं, ठीक है, उनमें ये लागू होगा। ठीक है, और ये लागू कहाँ होगा? जहाँ आदिवासी विकास खंड है। आदिवासी विकास खंड मध्य प्रदेश में कितने हैं? आप सभी को पता है, 89 है। तो ये जो है 89 विकास खंडों में लागू होगा। तो अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम कोशिश की गई है कि इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों को भी ऐड किया गया है, साथ में ही आगे आने वाले प्रश्नों पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमें और सुधारने के लिए और आगे कार्य करने के लिए अपना कमेंट दे सकते हैं। साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट, मैं आपसे बोल चुका हूं कि अपना सहायता, अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। किस रूप में? सिर्फ इस रूप में कि हम आगे आपके लिए कौन से विषयों पर वीडियो लेकर आएँ, कौन से प्रश्नों पर वीडियो बनाएं, तो ये सब आपसे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ में ही जो लोग इस चैनल पर नए आए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे अच्छी ही वीडियो मिलती रहेंगी। ये मध्य प्रदेश पर 5वीं वीडियो है, इससे पहले 4 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को देखें, सभी की PDF आप रखें, और जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप सभी इसको क्या करें, एक बार देख करके चले जाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।